हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट्स का नेक्स्ट पार्ट लेकर चल रहे हैं। एनोमलस प्रॉपर्टी की बात करते हैं। जैसे आपको मालूम है, नाइट्रोजन अपने ग्रुप का पहला मेंबर है और पहला मेंबर होगा तो इसकी प्रॉपर्टी जो है और मेंबर से थोड़ी सी अलग हटती है। इसका कारण क्या है? स्मॉल साइज ऑफ नाइट्रोजन, दूसरा है हाई पीरियाडिक प्रॉपर्टी। पीरियाडिक प्रॉपर्टी में आपका सब आएगा भाई, हाई पीरियाडिक प्रॉपर्टी दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, या कहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, हाई पीरियाडिक प्रॉपर्टी, आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक, स्मॉल साइज ऑफ नाइट्रोजन, हाई पीरियाडिक प्रॉपर्टी दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और तीसरा हमने आपसे बताया था एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, ये आपके जानते हैं, ये तीन ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से नाइट्रोजन जो है वो एनोमलस प्रॉपर्टी शो करता है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन एनोमलस प्रॉपर्टी शो करता है। अगर हम इन तीनों पॉइंट को बेस माने तो इससे कुछ चीजें और भी निकल के आती, इससे कुछ चीजें और भी निकल के आती हैं। जैसे देखिए, आपको ये मालूम होगा, आपको ये मालूम है कि नाइट्रोजन की एक यूनिक एबिलिटी होती है इसे पी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करने की। नाइट्रोजन जो है नाइट्रोजन वनली फॉर्म पी पाई बॉन्ड, पी पाई बॉन्ड। अपने ग्रुप में नाइट्रोजन ही है जो पी पाई बॉन्ड बनाता है विथ इटसेल्फ नाइट्रोजन की ये एबिलिटी होती है कि ये पी पाई बॉन्ड बनाता है विद इटसेल्फ आर स्मॉल एलिमेंट्स। स्मॉल एलिमेंट्स का मतलब दैट इज सेकेंड पीरियड एलिमेंट। और वो क्या है? कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। कार्बन और ऑक्सीजन, इनके साथ इसकी ये टेंडेंसी होती है ये पी पाई बॉन्ड बनाने की। अब पी पाई बॉन्ड का मतलब भी समझ लीजिए, हमने यहाँ पे आपको बताया है। तो जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में 2p आता है, ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में भी 2p आता है। दोनों इफेक्टिव ओवरलैप कर रहे हैं। यहां से पहले सिग्मा बॉन्ड बना, फिर इनका पी ऑर्बिटल और इनका पी ऑर्बिटल, दोनों के बीच में क्या होगी? ओवरलैपिंग होगी। और ये ओवरलैपिंग इफेक्टिव होती है, ये ओवरलैपिंग इफेक्टिव होती है। इफेक्टिव ओवरलैपिंग की वजह से यहाँ पे पी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, पी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। इसको हम लोग नॉर्मली ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है भाई, इस तरह से हम लोग ऑब्जर्व करके बता सकते हैं कि जो है कैसे ये पी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। इसके अलावा हमने बताया कि जो आपके और जो है नाइट्रोजन की ये यूनिक एबिलिटी होती है कि पी पाई बॉन्ड बनाना। इसके अलावा इसमें कैटिनेशन की प्रॉपर्टी की लैक होती है, लैक ऑफ कैटिनेशन प्रॉपर्टी, लैक ऑफ कैटिनेशन प्रॉपर्टी, कैटिनेशन प्रॉपर्टी लैक होती है। लैक ऑफ कैटिनेशन प्रॉपर्टी की अगर हम लोग बात करते हैं तो आपको मालूम है कि इन जो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी मैक्सिमम कौन शो करता है? ध्यान दीजिएगा, जो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी है, कैटिनेशन की प्रॉपर्टी पूरी पीरियोडिक टेबल में आप जानते भी हैं कि कार्बन सबसे मैक्सिमम शो करता है, कार्बन सबसे मैक्सिमम शो करता है। और क्यों शो करता भी हम लोग कंपेयर भी किया जाएगा, इसको समझने का प्रयास किया जाएगा।
तो इनके पास कैटिनेशन की प्रॉपर्टी लैक होती है। और आप जानते हैं नाइट्रोजन मैक्सिमम कितना बॉन्ड बना सकता है। देखिए नाइट्रोजन जो है N3 माइनस के रूप में एग्जिस्ट करता है। नाइट्रोजन जो है N3 माइनस के रूप में एग्जिस्ट करता है। इस तरह से हम लोग ऑब्जर्व करते हैं सीधे सीधे जो है। तो हम लोग यहां पे कह सकते हैं इसे एजाइड आयन, क्या कहते हैं, एजाइड आयन। यहां नाइट्रोजन इतने 3 नाइट्रोजन एक साथ जोड़ सकते हैं, 3 नाइट्रोजन एक साथ जोड़ रहे हैं। इसको सीधे सीधे ऑब्जर्व करिए, इसको हम लोग सीधे सीधे ऑब्जर्व करते हैं। तो अब यहां क्वेश्चन उठता है क्या कारण है कि जो है कार्बन की कैटिनेशन की प्रॉपर्टी ज्यादा है और नाइट्रोजन की कैटिनेशन की प्रॉपर्टी कम है। तो अभी इसकी चर्चा हम लोग करते हैं, अभी इसका कंपैरिजन करेंगे। और आप जानते हैं कि नाइट्रोजन की जो बॉन्ड एनर्जी होती है एक्सेप्शनली हाई होती है। नाइट्रोजन की जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो एक्सेप्शनली हाई होती है। ये भी आपने पढ़ा है, या पढ़ा क्या होगा, अभी सुना होगा। एक्सेप्शनली हाई होती है और लगभग 941 किलो जूल के रेंज में होता है। 941 टू 942, 941 किलो जूल पर मोल। इतनी एनर्जी जो है रूम टेम्परेचर पे संभव नहीं होती है। इसलिए आप जानते हैं, अभी हम लोग नाइट्रोजन अलग से पढ़ा जाएगा, ये इनर्ट इन नेचर होता है, इनर्ट एट रूम टेम्परेचर। और आपको मालूम है कि जब भी नाइट्रोजन की रिएक्शन हम लोग कराते हैं किसी भी एलिमेंट से तो वो हाई टेम्परेचर पे होता है। और हाई टेम्परेचर पे होने का कारण यही है कि इसकी बॉन्ड एनर्जी का बहुत ज्यादा पाया जाना, ठीक, बॉन्ड एनर्जी का बहुत ज्यादा पाया जाना, इसकी वजह से ये आपका क्या होता है, इनर्ट होता है रूम टेम्परेचर पे। और एक और बता दें, फिर आपको कैटिनेशन का कंपैरिजन करें। एक प्रॉपर्टी आप देखिए, वैकेंट डी ऑर्बिटल जो एब्सेंट है यहाँ पे, तो आपको मालूम है इसकी वजह से वैकेंट डी ऑर्बिटल एब्सेंट होने की वजह से आप जानते हैं नाइट्रोजन कैन नॉट एक्सीड्स इट्स कोवैलेंसी मोर देन 4। नाइट्रोजन कैन नॉट एक्सीड्स इट्स कोवैलेंसी मोर देन 4, यानी नाइट्रोजन अपनी कोवैलेंसी को 4 से ज्यादा नहीं बना सकता। यानी नाइट्रोजन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाएगा, 4, ठीक है, 4 बॉन्ड बनाएगा। और उसका कारण क्या है, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, यानी अपने ऑक्टेट को एक्सपैंड नहीं कर पाता है नाइट्रोजन, ठीक है भाई। और रेस्ट मेंबर जो होते हैं वो 4 से ज्यादा बॉन्ड बनाते हैं, ठीक। जैसे नाइट्रोजन मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 बना रहा है और रेस्ट मेंबर देखिए, अब अंतर होगा नहीं, रेस्ट मेंबर कैन फॉर्म मोर देन 4। और उसका कारण क्या है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, सब में डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। इस वजह से जो है इस चीज को हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है भाई। तो हमने आपसे कहा ये जो एनोमलस प्रॉपर्टी है वो इसके कारण है। और इसकी वजह से हमने आपको बताया कि नाइट्रोजन ग्रुप 15 का एलिमेंट्स है जो सिर्फ और सिर्फ जो है पी पाई बॉन्ड बनाता है और रेस्ट मेंबर जो है वो पी पाई बॉन्ड नहीं बना पाते। हमें नाइट्रोजन की एनोमलस प्रॉपर्टी देखनी है। और नाइट्रोजन की कैटिनेशन की प्रॉपर्टी लैक ऑफ कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है। इसकी कंपैरिजन अभी कार्बन से करते हैं और उसके बाद इसकी बॉन्ड एनर्जी एक्सेप्शनली बहुत ज्यादा होती है और इसी वजह से ये रूम टेम्परेचर पे इनर्ट होता है। एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल की वजह से ये अपनी कोवैलेंसी 4 से ज्यादा नहीं बढ़ा पाता, ये अपनी कोवैलेंसी 4 से ज्यादा नहीं बढ़ा पाता है। और इस वजह से जो है हम लोग कह सकते हैं कि नाइट्रोजन अपने ग्रुप में एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी शो करता है। अब हम लोग लेने चल रहे हैं ये वाला पॉइंट और इससे कंपेयर कर लें, ठीक है भाई। तो आइए देखते हैं। ये बताए चल रहे हैं कि नाइट्रोजन कैटिनेशन की प्रॉपर्टी लेस शो करता है, तो क्यों शो करता है और क्या कारण है। तो आइए थोड़ा सा हम कंपैरिजन करते हैं। जैसे हम नाइट्रोजन बॉन्ड लेते हैं, नाइट्रोजन बॉन्ड्स लेते हैं और इनकी बॉन्ड एनर्जी लेते हैं किलो जूल पर मोल,
कि कैटिनेशन की प्रॉपर्टी जो है वो कुछ इस बात पे डिपेंड करती है कि ऐसे समझिए पहले, कैटिनेशन होता क्या है? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट की सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी जो होती है उसी को आप कैटिनेशन कहते हैं। उसी को आप क्या कहते हैं? कैटिनेशन कह रहे हैं यहां पे। तो यहां पे कार्बन की सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी क्या होती है? कार्बन की सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी मैक्सिमम होती, और वो क्यों? डिपेंड्स अपॉन बॉन्ड एनर्जी, डिपेंड्स अपॉन बॉन्ड एनर्जी। ये डिपेंड किस पे करता है? बॉन्ड एनर्जी। ठीक है भाई, आप समझिए। जैसे देखिए, नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड है, ध्यान दीजिएगा। जब ये बॉन्ड, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी? 167 किलो जूल पर मोल, इतनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी सिंगल बॉन्ड को। और आप जानते हैं जब नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड बनेगा, फॉर्म होगा, तो इतनी एनर्जी रिलीज करेगी। ये डिसोसिएशन हो गया, ये डिसोसिएशन हो गया, और ये कौन सी एनर्जी हो गई? फॉर्मेशन। समझिएगा, जो समझाने का प्रयास कर रहे हैं उसको समझिए भाई। तो हमने आपसे कहा जितनी एनर्जी फॉर्मेशन में जरूरत होती है उतनी ही एनर्जी जो फॉर्मेशन में रिलीज होती है उतनी ही एनर्जी डिसोसिएशन में क्या होगी? लगेगी। अब कार्बन का देखिए, कार्बन की बॉन्ड एनर्जी जो है, ये इसको तोड़ना है, तो तोड़ना है कितनी एनर्जी चाहिए? 346 किलो जूल। और अगर ये बॉन्ड बन रहा है तो यहां से जो एनर्जी रिलीज होगी वो होगी -346। इस तरह समझिए। इस डेटा से आपको बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मिलती रहती है भाई, जहां भी डेटा दिया रहता है। तो हमने आपसे कहा, आप सुनिए ध्यान से, हमने आपसे कहा नाइट्रोजन मैक्सिमम बॉन्ड कितने बना सकता है? 3। तो अगर आप ध्यान दीजिए, नाइट्रोजन अगर कैटिनेशन प्रॉपर्टी से बोले, इफ नाइट्रोजन शोज कैटिनेशन प्रॉपर्टी, तो वो बॉन्ड कैसे बनाएगा भाई? देखिए, नाइट्रोजन बॉन्ड कैसे बनाएगा? ये ऐसे हो गया ना, फिर ये क्या बनाएगा? फिर ये ऐसे बनाएगा, फिर ये ऐसे बनाएगा, यहां नाइट्रोजन जुड़ेगा। अगर नाइट्रोजन कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करे तो फिर ऐसे आ जाएगा, क्योंकि एक नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाना, ध्यान दीजिएगा, एक नाइट्रोजन 1 2 3 बॉन्ड बनाना है, ये ध्यान रखिए। क्योंकि नाइट्रोजन मैक्स क्या बनाता है? ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। अब कार्बन की बात करते हैं, तो नाइट्रोजन ध्यान दीजिएगा, जब नाइट्रोजन 3 सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो इसका मतलब है एक बॉन्ड बनने में कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है? -167। तो 3 बॉन्ड बनने में कितनी एनर्जी रिलीज होगी? -167 इंटू 3। तो ये लगभग हो जाएगा कितना? माइनस कितनी वैल्यू हो जाएगी? -500 लगभग हो जाएगी वैल्यू, 500 किलो जूल पर मोल। इतनी पर एटम की बात हो रही है, ये पर एटम की बात हो रही है। अब यहां देखिए, अगर कार्बन जो है 3 सिंगल बॉन्ड बनाए, अगर कार्बन 3 सिंगल बॉन्ड बनाए, ध्यान दीजिएगा, कार्बन 1 2 3 4, ये हम 3 ही बॉन्ड ले, जबकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। तो ये बॉन्ड बनने पर एनर्जी रिलीज होगी, तो 1 2 3, तो यहां कितनी एनर्जी रिलीज होगी? 3 इंटू -346। ये लगभग कितनी एनर्जी होगी? -1100 किलो जूल, -1100 किलो जूल। आप जानते हैं बॉन्ड बनाने पर एनर्जी क्या हो रही है? रिलीज कर रही है।
और रिलीज करने पर एलिमेंट मिनिमम एनर्जी स्टेट में आ जाएगा। और मिनिमम एनर्जी स्टेट क्या होता है? मैक्सिमम स्टेबल। इसका मतलब है अगर हम इस चीज को कहें तो ये हमारी क्या होगी, ये जो एनर्जी आ रही है ये डेल्टा एच होगी। ये एनर्जी जो आएगी ये डेल्टा एच है, यानी बॉन्ड एनर्जी आपकी। अब बॉन्ड एनर्जी को हम लोग डेल्टा एच से डिनोट करते हैं। तो अगर इस हिसाब से देखें तो किसी भी प्रोसेस की फिजिबिलिटी, यानी किसी भी कोई भी प्रोसेस हो नहीं हो, ये किस बात पे डिपेंड करता है? डेल्टा जी पे। तो हम जानते हैं, वी नो दैट डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये होता है जब ये वैल्यू रिलीज हो रही है ज्यादा, ठीक है, ये वैल्यू ज्यादा है ना, ये वैल्यू ज्यादा है तो डेल्टा जी की वैल्यू माइनस में अगर आएगी तो स्पॉन्टेनियस हो गया, प्रोसेस क्या हो जाएगा? स्पॉन्टेनियस, यानी वो प्रोसेस होगा। और यहां पे अगर इनकी और इनकी वैल्यू कंपेयर करेंगे तो डेल्टा जी की वैल्यू जो है किसके लिए ज्यादा आ रही है? माइनस है। तो आप ये बताएंगे फॉर कार्बन डेल्टा जी इज माइनस, मैक्सिमम आ रही, मैक्सिमम आ रही, मतलब माइनस में मैक्सिमम वैल्यू आ रही, क्योंकि ये माइनस में, ये तो टोटल माइनस में है, ये तो टोटल वैल्यू डेल्टा जी की क्या होगी? माइनस में आएगी। तो सीधे सीधे हम लोग कह सकते हैं कार्बन फेवर्स सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन इन कंपैरिजन टू ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन। अगर कार्बन से कहा जाए कि आप कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन को फेवर करेंगे, तो वो सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन को फेवर करेगा। क्यों? ध्यान दीजिएगा, जो यहां पे ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी है, अगर ये ट्रिपल बॉन्ड बनेगा तो इतनी एनर्जी रिलीज होगी, यहां पे इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है। और आप जान रहे हैं सिंगल बॉन्ड अगर बना रहा तो लगभग 3 सिंगल बॉन्ड बना रहा तो 1100। तो हमेशा जान लीजिए वही प्रोसेस फेवर किया जाएगा जिसमें डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा रिलीज होगी। तो इसमें ज्यादा रिलीज हो रही है तो ये वाला प्रोसेस ज्यादा फेवर करेगा, इसमें कम एनर्जी रिलीज हो रही है इसलिए इस प्रोसेस को वो क्या करेगा? कम फेवर करेगा। नहीं, ट्रिपल बॉन्ड ना बनाकर कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाएगा। तो हमने लिख दिया यहाँ पे कार्बन मैक्सिमम कार्बन, ये डेल्टा जी की वैल्यू माइनस में निगेटिव है मैक्सिमम, तो हम लोग इसको कह सकते हैं कार्बन फेवर्स सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन इन कंपैरिजन टू ट्रिपल बॉन्ड। अब जब सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन को फेवर करेगा तो ऑटोमेटिक कार्बन अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए ऑटोमेटिक कार्बन फॉर सेटिस्फाइंग इट्स वैलेंसी टू शो कैटिनेशन प्रॉपर्टी। तो ये कार्बन का कारण हुआ। अब नाइट्रोजन वाला देखिए, अगर नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बने तो इतनी एनर्जी रिलीज होगी। भाई ध्यान रखिएगा, ट्रिपल बॉन्ड बने तो इतनी एनर्जी रिलीज होगी। और नाइट्रोजन अगर सिंगल बॉन्ड बनाए, 3 सिंगल बॉन्ड बनाए, ध्यान दीजिएगा 3 सिंगल बॉन्ड बनाए तो कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है? ये। तो नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड को फेवर ना करके कौन से बॉन्ड को फेवर करेगा? ट्रिपल बॉन्ड। और जबकि कार्बन किसको प्रेफर कर रहा है? सिंगल बॉन्ड। तो नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड को ज्यादा फेवर करेगा, यानी ऑन द बेसिस ऑफ डेल्टा एच वैल्यू, इसको हटा देने में, ऑन द बेसिस ऑफ डेल्टा एच वैल्यू we can say that nitrogen prefer to form triple bond in comparison to single bond, यानी
नाइट्रोजन जो है ये ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफर करेगा, मतलब 3 बॉन्ड को बनाएगा बिटवीन नाइट्रोजन नाइट्रोजन। अगर इसे कह दीजिए अलग अलग 3 नाइट्रोजन से जुड़िए तो उसको प्रेफर नहीं करेगा। क्यों? ड्यू टू हाई डेल्टा एच वैल्यू ऑफ एन ट्रिपल बॉन्ड एन। ठीक है, और वो कितना है? लगभग 941 किलो जूल पर मोल। अगर नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता तो कितना रहता जानते हैं? नाइट्रोजन अगर सिंगल बॉन्ड बनाता तो ये कितना होता जानते हैं? -500, ये भी -4 किलो जूल, लगभग दुगना दिखाई दे रहा है। तो हमेशा जिसमें डेल्टा एच की वैल्यू लोएस्ट होगी, मतलब जिसमें डेल्टा एच ज्यादा नहीं इवॉल्व होगा, या सीधे सीधे कहिए डेल्टा एच की वैल्यू जहां मैक्सिमम इवॉल्व होगी प्रोसेस अकर, यही चीज है। इसीलिए नाइट्रोजन की कैटिनेशन की प्रॉपर्टी कम होती है। एक सिंपल तरीके से फिर समझ लीजिए, हमने सिर्फ और सिर्फ ये कहा ये सिंगल बॉन्ड है, इसको तोड़ने में इतनी एनर्जी लगेगी, बनने में इतनी एनर्जी रिलीज होगी। तो एक सिंगल बॉन्ड बनाने में नाइट्रोजन को इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है, तो नाइट्रोजन मैक्सिमम 3 बॉन्ड बना रहा है। तो अगर 3 बॉन्ड बना रहा है तो इसकी एनर्जी 3 सिंगल बॉन्ड अगर नाइट्रोजन बनाए इस तरह से तो लगभग कितनी एनर्जी इवॉल्व होगी? -500 किलो जूल पर मोल। लेकिन अगर ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन बनाता है तो इतनी एनर्जी इवॉल्व होगी। कोई भी सिस्टम उसी प्रोसेस को अडॉप्ट करता है जिसमें ज्यादा एनर्जी रिलीज करती है। तो ये वाला एनर्जी ज्यादा रिलीज हो रही है, इसलिए इस सिस्टम को अडॉप्ट करेगा नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड की अपेक्षा ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफर करेगा। इस वजह से नाइट्रोजन की कैटिनेशन की प्रॉपर्टी क्या हो जा रही है? कम हो जा रही है। ये आपका जो है लैक ऑफ कैटिनेशन की प्रॉपर्टी हुई भाई। आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ की बात कर रहे हैं। तो रेस्ट मेंबर में जो आपका है वो डी पाई पी पाई बॉन्ड, इसमें पी पाई एब्सेंट होता है, ठीक। लेकिन इनमें जो है एक दूसरा बॉन्ड डी पाई पी पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है। डी पाई पी पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे डी पाई पी पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन फास्फोरस, आर्सेनिक कंपाउंड, ज्यादातर इनके कंपाउंड में ये बॉन्ड पाया जाता है। क्या होता है डी पाई और पी पाई? आपने अभी यहां पे सीधे सीधे कहा कि ये देखिए जैसे R3 P डबल बॉन्ड O, R3 P डबल बॉन्ड O, R3 P डबल बॉन्ड CH2, इसे हम लोग कह सकते हैं ऐसे, इसे फॉस्फीन ऑक्साइड, ट्राई एल्किल फॉस्फीन ऑक्साइड बोलते हैं, ट्राई एल्किल फॉस्फीन ऑक्साइड, और इसे बोलते हैं ट्राई एल्किल फॉस्फीन मेथिलीन, ट्राई एल्किल फॉस्फीन मेथिलीन कह रहे हैं, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन के पास कौन सा पाया जाता है? p ऑर्बिटल 2p, ठीक। और फास्फोरस के पास कौन सा पाया जाता है? d। तो इनके बीच में जो ओवरलैपिंग होगी साइड वाइज, उसे हम लोग क्या कहेंगे? डी पाई और पी पाई, डी पाई पी पाई बॉन्ड। ऐसे ही फास्फोरस में हमने बताया ना 3D पाया जाता है, 3D, और कार्बन में जो है 2p पाया जाता है। तो इनके बीच में जो इफेक्टिव ओवरलैपिंग होती है उसे क्या कहेंगे आप? डी पाई पी पाई। डी ऑर्बिटल का जैसे जैसे शेप बढ़ेगा इफेक्टिव ओवरलैपिंग की टेंडेंसी डिक्रीज करेगी। विद द साइज ऑफ डी ऑर्बिटल increases
इफेक्टिव ओवरलैपिंग डिक्रीजेस, ये ध्यान रखिए। इसीलिए रेस्ट ऊपर वाले मेंबर में ये चीजें जो है आप कम ऑब्जर्व करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं। और आप जानते हैं इसी वजह से जो आर्सेनिक और फास्फोरस के कंपाउंड होते हैं वो आपका लिगेंड्स की तरह बिहेवियर शो करते हैं। हमने आपसे क्या कहा इससे पहले कि बताया था कि जो आर्सेनिक और फास्फोरस के कंपाउंड होते हैं वो लिगेंड्स की तरह एक्ट करते हैं। लिगेंड्स का मतलब जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर का काम करते हैं और फॉर्म डी पाई पी पाई बॉन्ड विद ट्रांजिशन मेटल्स, और ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, उसको जब वहां पढ़ा जाएगा तब आपको आइडिया होगा। अभी फिलहाल ये चीजें ठीक। इसके बाद हमने कहा कि अब हम लोग पढ़ने चले नाइट्रोजन वर्सेस फास्फोरस केमिस्ट्री। नेक्स्ट है नाइट्रोजन वर्सेस फास्फोरस केमिस्ट्री। अगर हम इसकी बात करते हैं तो हम लोग यहाँ पे लिए हैं नाइट्रोजन का सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन का O और फास्फोरस का सिंगल बॉन्ड। ठीक है भाई, देखिए ये हमने लिया ये हमने लिया हुआ है। हम बहुत सी चीजें आपको ये प्रयास कर रहे हैं डेटा की सहायता से। अगर आपके समझ में आ जाए तो रटने की जरूरत नहीं होगी, वो दिमाग में आपके बैठ जाएगा। ये प्रयास कर रहे हैं और आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आपके समझ में आ जाएगा तो बहुत अच्छी चीज है, तो आप उसको देखिए। इसीलिए थोड़ा सा आपका एक्सपैंड भी हो जा रहा है चैप्टर, लेकिन फिर भी चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आप समझने का प्रयास करें। अभी हमने इस डेटा को पढ़ा था, इस डेटा को देखा था। अब इस डेटा की सहायता से पहला देखिए, पहला हम लोग ऑब्जर्वेशन क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड जो है वो उसकी बॉन्ड एनर्जी कम है, यानी कमजोर हो गया। फास्फोरस सिंगल बॉन्ड के, अरे भाई 167 है, यानी 167 किलो जूल, ये किलो जूल में है भाई, किलो जूल पर मोल एनर्जी देने पर आपका नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड टूट जाएगा, फास्फोरस सिंगल बॉन्ड नहीं टूटेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये वाला बॉन्ड कमजोर होगा। तो क्वेश्चन तो यही निकल के आया कि नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड इज नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड इज weaker than those of phosphorus single bond। ये क्वेश्चन निकल के आया। अब अगर इसी क्वेश्चन को आप ध्यान दीजिए तो आपको मालूम है नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड ये है, और नाइट्रोजन की साइज क्या होती है, स्मॉल होती है, ध्यान दीजिएगा। और फास्फोरस है, फास्फोरस की साइज क्या होती है, लार्ज होती है। अब अगर नाइट्रोजन के लोन पेयर को आप देखें, ये इनके पास भी लोन पेयर होगा, इनके पास भी लोन पेयर होगा। अगर आप इसी लोन पेयर को ऑब्जर्व करिए, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, ये लोन, तो आपको मालूम है साइज छोटी होने की वजह से इनके और इनके बीच में रिपल्सन मैक्सिमम होगा। इसे कहते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भाई, इसे क्या कहते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। जो लोन पेयर है बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो इसे हम लोग नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं। तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में रिपल्सिव इंट्रैक्शन इसमें क्या होगा, मैक्सिमम होगा। रिपल्सिव इंट्रैक्शन मैक्सिमम होगा किसके बीच में, नाइट्रोजन के बीच में। और इस वजह से बॉन्ड में क्या डेवलप करेगा, स्ट्रेन इन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड। और जब स्ट्रेन डेवलप करेगा तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, यानी बॉन्ड वीक हो जाएगा। बॉन्ड वीक हो जाएगा तो बॉन्ड जब वीक हो जाएगा तो बॉन्ड एनर्जी अपने आप क्या हो जाएगी, लो। और यहां पे क्या है, साइज बड़ी है तो थोड़ा सा ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन क्या होगा, रिपल्सन लेस होगा।
और जब रिपल्सन लो होगा तो इनकी जो बॉन्ड एनर्जी यानी बॉन्ड में लेस स्ट्रेन डेवलप्स इन बॉन्ड, और जब लेस स्ट्रेन डेवलप कर रहा है तो ऑटोमेटिक हम लोग कह सकते हैं इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, हाई होगी। यानी बॉन्ड कमजोर थोड़ा होगा, बॉन्ड स्ट्रांग रहेगा, और जब बॉन्ड स्ट्रांग रहेगा तो इसकी बॉन्ड एनर्जी ऑटोमेटिक क्या होगी, हाई होगी। तो एक क्वेश्चन तो यही डेवलप कर रहा है कि नाइट्रोजन जो सिंगल बॉन्ड है वो कमजोर है किसकी अपेक्षा, फास्फोरस सिंगल बॉन्ड की अपेक्षा। दूसरी चीज अब इस समझिए, ये जो आप देख रहे हैं आप तमाम रिएक्शंस ऐसे पढ़ते हैं जहां पे ये वाला बॉन्ड फॉर्मेशन और इसके बॉन्ड फॉर्मेशन की अगर चर्चा हम लोग करें तो ये वाला बॉन्ड फॉर्मेशन ज्यादा होता है। आपने अगर पढ़ा होगा, आपने जो है एल्किल हैलाइड में जो है प्रिपरेशन है, अभी आप पढ़े नहीं होंगे, एल्किल हैलाइड की प्रिपरेशन है, तो वहां एल्किल हैलाइड की प्रिपरेशन जब हम लोग करते हैं तो वहां पीओ बॉन्ड के फॉर्मेशन की बात होती है, पीओ बॉन्ड के फॉर्मेशन की बात होती है। तो जैसे आपके दिमाग में आए ये पीओ बॉन्ड का फॉर्मेशन क्यों प्रिफर कर रहा है, क्योंकि पीओ बॉन्ड में ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। येनो बॉन्ड को प्रिफर क्यों नहीं करेगा, क्योंकि येनो बॉन्ड में जो एनर्जी इवॉल्व हो रही है वो कम है, और हमने आपसे कहा वही बॉन्ड प्रिफर करेगा जिसमें डेल्टा एच की वैल्यू ज्यादा इवॉल्व हो रही है। तो इसलिए ये ध्यान रखिएगा, अगर कहीं पे पीओ बॉन्ड और कहीं पे येनो बॉन्ड का प्रिफर किया जाता है तो पीओ बॉन्ड ज्यादा आसानी से फॉर्म होगा इन कंपैरिजन टू एनो बॉन्ड। ये सीधा इस डाटा की सहायता से, इस डेटा की सहायता से आप समझने का प्रयास करिए भाई, वो बेस्ट है उसको। और हमने कहा ट्रिपल बॉन्ड को अगर देखिए तो ट्रिपल बॉन्ड में नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड प्रेफर करेगा, फास्फोरस ट्रिपल बॉन्ड प्रेफर नहीं करेगा। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें ग्रुप 15 को ध्यान दीजिएगा, तो ग्रुप 15 का जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, ध्यान दीजिएगा, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट की बात हम लोग कर रहे हैं। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट आपको मालूम है इस ग्रुप के मेंबर इलेक्ट्रोनेगेटिव भी होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे तो बैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, तो 8 पूरा करने के लिए कितने की जरूरत है, 3 की। अगर 3 इलेक्ट्रॉन वो गेन करेंगे तो उनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, -3, ठीक। और इसी तरह से ये +3 भी शो करते +3 इलेक्ट्रॉन, यानी 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर ले, 2 3 2 5 हो जाएगा, और 5 2 5 3 8 हो जाएगा, और +5। ये कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है इस ग्रुप के, यानी ग्रुप 15 के ये कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है जिनको आप नॉर्मली ऑब्जर्व करते हैं, ठीक। तो हम -3 के बारे में पहले चर्चा करते हैं। आपको मालूम है -3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो नाइट्रोजन तो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो ही कर रहा है। लेकिन और जो मेंबर्स हैं नीचे ग्रुप में चलने पर आपको मालूम है कि नाइट्रोजन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उनकी कम होती है, और नाइट्रोजन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो उनकी जो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी होगी वो ऑटोमेटिक डिक्रीज कर। -3 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबिलिटी जो है टॉप टू बॉटम चलने पर क्या होगी, डिक्रीजेस। क्यों, क्योंकि आपको मालूम है मेटेलिक करेक्टर एक टर्म होता है, मेटेलिक करेक्टर नीचे चलने पर इंक्रीज करता, मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज करता, और मेटल कभी भी माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करता। यानी नीचे चलने पर जो बिस्मथ है, आपको अगर इस तरह दिखाएं हम तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। बिस्मथ जो होता है ये मेटल होता है, ये दोनों नॉन मेटल होते हैं, और ये दोनों क्या होते हैं, मेटलॉयड होता है। अगर इस तरह से आप देखिए तो
तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है, और मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है तो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की जो स्टेबिलिटी है वो क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। ये ध्यान रखिए, ठीक है भाई। और मेटालिक कैरेक्टर जो किस पे डिपेंड करता है, आयनाइजेशन एनर्जी पे। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी भी डिक्रीज करेगी, और आयनाइजेशन एनर्जी के अलावा साइज क्या होगा, साइज इंक्रीज करेगा। ये सब एक दूसरे से रिलेटेड हो गए। मतलब मेटालिक कैरेक्टर जो है आयनाइजेशन एनर्जी पे डिपेंड करता है, आयनाइजेशन एनर्जी साइज पे। साइज बढ़ रही तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी। इस चीज को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसके बाद +3 और +5 वाला देखिए। अगर हम +3 और +5 की बात करें, दोनों साथ ले रहे हैं, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम की बात कर रहे हैं। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, अब ध्यान दीजिएगा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, इन दोनों की स्टेबिलिटी एक की इंक्रीज करेगी, दूसरे की डिक्रीज करेगी। +3 की क्या होगी, +3 की स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी, और +5 की स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी। और दोनों का रीजन है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इलेवेंथ में बताया था इसको भाई, इनर्ट पेयर इफेक्ट। 11th स्टैंडर्ड में बताया था आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट। आप देखिए, कहने का हमारा मकसद समझिए, नीचे चलने पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेबिलिटी बढ़ेगी, यानी प्लस नीचे वाला +3 शो करेगा, और ऊपर वाला जो है +3 कम शो करेगा, +5 ज्यादा शो कर रहा है। और यहां कह रहा है +5 की स्टेबिलिटी जो है नीचे चलने पर घटेगी, यानी नीचे वाला +5 कम शो करेगा, +5 कम शो करेगा, ये ध्यान रखिएगा। और इनर्ट पेयर इफेक्ट में हमने आपको बताया था कि NH2NP3 ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 15 का, ठीक। तो हमने आपको बताया जो न्यूक्लियस होता है s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अपनी तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है। तो आपने अगर याद हो तो आपने सुना होगा रिलक्टेंस ऑफ इनर s ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन टू टेक पार्ट in bond formation called inert pair effect। अब इसको आप जो है इनर्ट पेयर इफेक्ट। और एक चीज और भी कहा जाता है, जो लास्ट मेंबर होते हैं, हमने बताया था लास्ट मेंबर ऑफ ईच ग्रुप shows maximum inert pair effect, मैक्सिमम इनर्ट पेयर इफेक्ट। और उसका कारण क्या होता है, ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ D and F ऑर्बिटल, ये फील्ड रहते हैं। ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ D and F ऑर्बिटल फील्ड shows पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है भाई, ये पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से जो है शील्डिंग इफेक्ट जो है उसकी वजह से डी और एफ ऑर्बिटल के आने की वजह से जो हर ग्रुप का लास्ट मेंबर हो, जैसे यहां बिस्मथ है, बिस्मथ मैक्सिमम इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करेगा। और मेजॉरिटी ऑफ कंपाउंड जो बिस्मथ का होगा वो कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, +3, यानी बिस्मथ अधिकतर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड शो करेगा।
ठीक है, सिर्फ बिस्मथ जानते हैं। एक कंपाउंड है BiF5, एक कंपाउंड बिस्मथ का है जो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में शो करता है और ये आयनिक इन नेचर होता है, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज्यादा होती है कि बिस्मथ के इलेक्ट्रॉन को अनपेयर करने का काम कौन कर लेता है, फ्लोरीन, और ये आयनिक इन नेचर होता है। बाकी बिस्मथ जो है सारे कंपाउंड क्या बनाता है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही बनाता है। और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का बनाने का कारण क्या है, इनर्ट पेयर इफेक्ट की बात हम लोग कर रहे हैं। और इनर्ट पेयर इफेक्ट में हमने बताया जो s ऑर्बिटल है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, और इसी वजह से इसे हम लोग क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट। और हमने बताया हर ग्रुप का लास्ट मेंबर मैक्सिमम इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करता है, क्योंकि इनका इन्वॉल्वमेंट किसका किसका होता है, D एंड F ऑर्बिटल, फील्ड D एंड F ऑर्बिटल होते हैं जो पुअर शील्डिंग इफेक्ट शो करते हैं। और पुअर शील्डिंग इफेक्ट शो करने की वजह से नॉर्मली हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते। ठीक, तो ये आपका कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में। अब आइए, इसके अलावा भी बहुत से ऑक्सीडेशन स्टेट हैं, शो करते हैं एलिमेंट्स। और आप एक चीज और यहां पे ऑब्जर्व करेंगे कि जैसे जैसे हम लोग चल रहे हैं, पहला मेंबर, दूसरा मेंबर, ये सब डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करते हैं, लेकिन जैसे जैसे नीचे चलेंगे उनकी जो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करने की टेंडेंसी वो घटेगी। उसका भी कारण क्या है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। आइए ऑब्जर्व करते हैं, इसको देखने का प्रयास करते हैं। आपको मालूम है नाइट्रोजन आल्सो शोज, इसके अलावा भी नाइट्रोजन बहुत से ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। आल्सो शोज +1 +2 एंड +4, +1 +2 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। +1 +2 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक, when react with oxygen, when react with oxygen, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जब रिएक्शन करता है तो ये +1 +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है, +1 +2 +4। इसके अलावा भी बहुत से हैं, वो ऑक्सीजन ऑक्साइड जो बनाएगा। और फास्फोरस भी जो है आल्सो शोज +1 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट when react with ऑक्सीजन। ठीक, ये सीधे सीधे चीजें हैं। अगर हम लोग इसी को ऑब्जर्व करें, इसी को ध्यान दें, तो हम लोग देखिए यहां पे अब आते हैं डिसप्रपोर्शनेशन समझाने का प्रयास करते हैं। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, डिसप्रपोर्शनेशन सुना होगा, रेडॉक्स में बताया है इसको कि जब एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है तो उसे डिसप्रपोर्शनेशन कहते हैं। यानी कि एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़े भी और घटे भी उसी सेम रिएक्शन में, दैट रिएक्शन आर कॉल्ड डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। और हमने आपको बताया नाइट्रोजन शो करता है, नाइट्रोजन शोज सच रिएक्शन इन एसिडिक सॉल्यूशन, इन एसिडिक सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्यूशन। नाइट्रोजन इस तरह का रिएक्शन शो करता है एसिडिक सॉल्यूशन में। आइए देखते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे आपने सुना होगा HNO2 नाइट्रस एसिड कन्वर्ट होता है, नाइट्रस एसिड आपका नाइट्रिक एसिड में और NO में, नाइट्रिक एसिड में और NO में और H2। अगर इसको बैलेंस करना हो तो ये कर दें, ये आपका हो जाएगा 2NO, बैलेंस हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो 2 दूना 4 और 1 +3 आ गया। यहाँ पे नाइट्रोजन का निकालें तो नाइट्रोजन का यहाँ पे आएगा 3 दूना 6 5 आएगा, और यहाँ पे निकालेंगे तो +2 आएगा। क्या आ रहा है, +2 आ रहा है भैया। अगर आप इसी को देखें तो ये जो आपका हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन नंबर घटना क्या हो गया, रिडक्शन। तो आप देखिए
जो ये आपका नाइट्रस एसिड, ये आपका क्या है, आपका नाइट्रस एसिड है, वो नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। ये नाइट्रस एसिड है भाई, और ये नाइट्रिक एसिड और ये नाइट्रिक ऑक्साइड। तो यहां ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ हो रहा है, एक ही एलिमेंट का, सेम एलिमेंट का, और इसी वजह से इसे हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन की बात हम लोग, ठीक है भाई। और इसी तरह से अगर हम लोग फास्फोरस को बात ऑब्जर्व करें, सिमिलरली फास्फोरस आल्सो शोज such type of reaction, such type of reaction। अगर फास्फोरस का देखिए तो आपने सुना होगा फास्फोरस एसिड H3PO3 और H3PO4 में कन्वर्ट हो रहा और फास्फीन गैस का फॉर्मेशन करता है PS3, ठीक है भाई। अगर हम लोग इसको बैलेंस करके दिखाएं तो ये सीधा सीधा आपका हो जाएगा। अब फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां देखिए, तो यहां देखेंगे 3 दूना 6, 3 + 3, यहां देखेंगे 4 दूना 8 + 5, यहां देखेंगे -3। तो यहां पर भी जो है +5 हो रहा है ऑक्सीडेशन, और ये क्या हो रहा है, घट रहा है, तो रिडक्शन। कहने का मतलब है फास्फोरस और नाइट्रोजन डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो इंक्रीज करता है विद रेस्पेक्ट टू डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, और इस वजह से रेस्ट मेंबर जो होते हैं वो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं शो करते हैं। देखिए हम लिख दे रहे हैं, इसको समझने का प्रयास करिए। इसको जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इन आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ठीक है, ये स्टेबल है, बढ़ रहा है, स्टेबिलिटी उसकी क्या हो रही है, बिकम्स इंक्रीजिंगली स्टेबल, ठीक है, +3 वाला, यानी ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का कंपाउंड स्टेबल हो जाएगा, तो +5 में जाएगा नहीं वो, और जब +5 में जाएगा नहीं तो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन और मेंबर नहीं शो कर पाएंगे, ठीक। स्टेबल विद रेस्पेक्ट टू डिसप्रपोर्शनेशन, disproportionation because of inert pair effect, because of inert pair effect, therefore tendency to undergo disproportionation reaction डिक्रीज। मतलब नाइट्रोजन और फास्फोरस के अलावा ये सारे मेंबर्स जो हैं जिनका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल हो जाएगा, तो +3 से +5 में जा नहीं पाएंगे, और +3 से +5 में जा नहीं पाएंगे तो ऑटोमेटिक है कि वो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं शो करेंगे। और उसका कारण क्या बताया गया था, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से नीचे चलने पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज करती है। ये चीज आपने ऑब्जर्व किया था भाई, ठीक है भाई। ये कुछ ऑक्सीडेशन रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन,
ये इंपॉर्टेंट है भाई, निश्चित है इससे मिलता है। बोर्ड में जो क्वेश्चन है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से या कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इससे क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। ये 101% रहेगा। ठीक है भाई, 101% मान के चलिए इसको, ये क्वेश्चन आपको जरूर दिखाई देते हैं। तो इसके लिए आपको एक टेबल की जरूरत पड़ती है, जो टेबल आपके टेक्स्ट बुक में बना हुआ है। अगर आप उसको देखिए तो उसमें बहुत सी चीजें आपको दी गई, तो हम बता रहे हैं वो टेबल आप देखिए। जैसे आपने लिया, पहले तो ये जानिए, ग्रुप 15 के मेंबर्स जो होते हैं वो हाइड्रोजन से रिएक्ट करके फॉर्म हाइड्राइड्स ऑफ द जनरल फार्मूला और वो क्या होगा, EH3, और यहां E क्या होगा, ग्रुप 15 एलिमेंट, ग्रुप 15 एलिमेंट होंगे। जैसे अगर आप देखिए इनकी प्रॉपर्टी को, तो सबसे ज्यादा आपको जो क्वेश्चन इससे पुटअप होते हैं वो क्वेश्चन है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड। बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है और इसमें एनामलस भी आप ऑब्जर्व करते हैं। तो एनामलस जो प्रॉपर्टी हम लोग ऑब्जर्व करते हैं वो रिलेटेड किससे है, ये भी ध्यान दीजिए। वो हमारा रिलेटेड यहाँ पे है कि आपको पहले तो ये ध्यान रखना है, अमोनिया को देखिए। अमोनिया जो है वो एक्सेप्शनली बॉइलिंग पॉइंट इनका हाई है। मेल्टिंग पॉइंट चाहे हो और चाहे बॉइलिंग पॉइंट हो, एक्सेप्शनली हाई है, एक्सेप्शनली हाई है ना। मेल्टिंग पॉइंट हो चाहे बॉइलिंग पॉइंट हो, एक्सेप्शनली हाई दिखाई दे रहा है। और उसका कारण है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, क्या पाया जाता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये चीजें यहां पे हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। ठीक, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हम लोग यहां पे क्या ऑब्जर्व करेंगे, क्या चीज ऑब्जर्व करेंगे, इसका मेल्टिंग पॉइंट और अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट हाई। तो कहीं कहीं आपको देखिए यहाँ पे, इसको छोड़िए, यहां से यहां तक ये इंक्रीज कर रहा है, यहां से यहां तक ये इंक्रीज कर रहा है। तो इंक्रीज करने का कारण क्या है, वांडरवाल फोर्स। मॉलिक्यूलर साइज बढ़ रही है तो वांडरवाल फोर्स बढ़ रहा है, यहां से यहां तक चलने पर वांडरवाल फोर्स आपका बढ़ रहा है। वही सेम सिचुएशन यहां पर भी, मॉलिक्यूलर साइज बढ़ रही है तो इसको हटाइए, ये बीच में सेट होगा। इसको अगर हटाते हैं हम लोग तो मॉलिक्यूलर साइज बढ़ रही है तो वांडरवाल फोर्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो अगर अब चूंकि याद करने में आपको डेटा तो याद है नहीं, तो डेटा याद नहीं है तो हम लोग चार्ट के थ्रू अगर इसको याद करने का प्रयास करें तो ज्यादा आसानी से हम लोग इसको ऑब्जर्व भी कर सकते हैं और समझने का प्रयास भी करते हैं। जैसे देखिए, अगर हम इसी को दिखा दें इस तरह से, ध्यान दीजिएगा, अगर हम ये टेम्परेचर ले लें, टेम्परेचर ले लें और टेम्परेचर लेने के बाद दूसरी चीज देखिएगा, टेम्परेचर ले रहे हैं और टेम्परेचर लेने के बाद ये हाइड्राइड ले रहे हैं, हाइड्राइड, ठीक है भाई, हाइड्राइड ले रहे हैं। यहां पे हम क्या ले रहे हैं, हाइड्राइड ले रहे हैं, ES3, और ये टेम्परेचर बढ़ रहा है। अगर हम इसके बॉइलिंग पॉइंट को बेस माने और मेल्टिंग पॉइंट को बेस माने तो पहले देखिए मेल्टिंग पॉइंट, अगर इसको अरेंज करिए तो सबसे ऊपर जा रहा है, सबसे कम PS3, फिर ASS3, फिर SPS3 और सबसे ज्यादा किसका हो गया, अमोनिया का। तो अगर हम इसको देखें इसके मेल्टिंग पॉइंट को, तो मेल्टिंग पॉइंट को ऐसे बनाते, ऐसे कर, ये सबसे पहले अमोनिया, फिर उसके बाद फास्फीन, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, आर्सीन, ASS3, और लास्ट में क्या आ जाएगा आपका SBS3। ये याद हो गया, ये किसका ट्रेंड है, ये मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड, ये मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड है जिसको आप नॉर्मली ऑब्जर्व कर सकते हैं। सबसे ज्यादा किसका है, अमोनिया का। अमोनिया सबसे ऊपर कर दिया, उसके बाद कौन आ रहा है, SBS3,
फिर कौन आ रहा है, AsH3, और सबसे कम किसका आ रहा है, PS3। सबसे कम किसका आ रहा है, PS3 का। इस तरह से ऑब्जर्व कर लेते हैं। अगर आप इसी तरह बॉइलिंग पॉइंट को देखें तो बॉइलिंग पॉइंट में देखिए सेट करना आपको कैसे, सबसे कम ये है, उससे ज्यादा ये है, फिर उसके बाद ये आ रहा, तब ये आएगा, और सबसे लास्ट में ये आएगा। थोड़ा सा आप इसको इंटरमीडिएट बनाएंगे। इंटरमीडिएट इन द सेंस, आप दूसरा देखिए, अगर इसी में बना दे रहे हैं, अगर हम लोग इसी को आगे दिखाते, ये कर दें और ये, तो देखिए सबसे पहले तो यहां तो अमोनिया रख दिया आपने, यहां अमोनिया रख दिया, ये सबसे कम कौन है, PS3, PS3 यहां आ गया। फिर उसके बाद देखिए अमोनिया के बाद PS3 और फिर ये आ रहा है, यानी ये जो है किससे कम रहेगा, इनके बीच में हो जाएगा, 210 है ना, तो AsH3। अब फिर ये जो है आपका SbH3 इससे ऊपर है, तो ये इससे ऊपर आ जाएगा SbH3, और आपको इसके ऊपर भी जाना पड़ जाएगा, और वो क्या होगा, BiH3। ये हो गया। आपको इस चार्ट याद करना पड़ेगा। इस चार्ट की, इस ग्राफ की सहायता से आप ये समझा सकते हैं कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का सीक्वेंस क्या होगा, ये आपको ध्यान रहेगा। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की सहायता से अगर आप समझेंगे तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक दो बार प्रैक्टिस में लाएंगे तो देखिए, ये आपका अमोनिया किसके बीच में है, इनके बीच में है, सबसे ज्यादा कौन है, Bi, और ये क्या है, ये बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट है भाई। ये वाला किसका है, बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट है, और ये वाला मेल्टिंग पॉइंट का, ये वाला बॉइलिंग पॉइंट का। ये ध्यान दीजिए आप। इस तरह से आप इसको समझने का प्रयास करते हैं, और इनको जो है आप अरेंज भी कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ किसके, इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के आधार पे। चाहे इंक्रीजिंग ट्रेंड पूछा जाए, चाहे डिक्रीजिंग ट्रेंड पूछा जाए, तो आप इसका जो है, आपके लिए ये होमवर्क है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ट्रेंड, आपको ये आपका होमवर्क है। इंक्रीजिंग ट्रेंड एंड डिक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ हाइड्राइड, ठीक, विद रिस्पेक्ट टू मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। ये बना लीजिए इंपॉर्टेंट। आप इंपॉर्टेंट इन द सेंस दोनों के रेस्पेक्ट में बनाइए, बढ़ते हुए क्रम में लिखिए, घटते हुए क्रम में लिखिए। इससे एक फायदा आपको ये होगा, आपको समझने में असुविधा नहीं होगी, और चीजें आप इसी समय जो है सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो ये 2 पॉइंट आपका हो गया, और दोनों में हमने आपसे बताया कि एक्सेप्शनली इसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा दिखाई दे रहा है, और उसके बाद का मेंबर देखिए, उसके बाद का ये डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग आर्डर है, उसके बाद ये इंक्रीजिंग आर्डर है। उसका कारण क्या होता है, साइज बढ़ने पर, यानी मॉलिक्यूलर साइज अगर बढ़ रही है तो मॉलिक्यूलर साइज बढ़ने की वजह से वान डेर वाल फोर्स बढ़ता है। वान डेर वाल फोर्स बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, बढ़ता है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप जानते हैं, नाइट्रोजन अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे पाई जाती है, ये हाइड्रोजन, ये आपका हो गया, इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, जिसको नॉर्मली आप जो है ऑब्जर्व करते हैं भाई। ठीक है भाई, आप इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑब्जर्व करते हैं। ये आपका हो गया H बॉन्ड। ये सब सामान्य सी चीजें हैं, आपको मालूम होना चाहिए। रीजन यहाँ पे नहीं महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण ये है कि ट्रेंड एक ऐसा है, ट्रेंड इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको आना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत जरूरी है इन द सेंस ऑफ बोर्ड या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ठीक, आप कहीं भी उठा के देखेंगे तो इनको, और इसमें एनएमएस दिखाई दे रहा है बीच, देखिए आपको अमोनिया यहाँ बीच में सेट हो रहा है, अमोनिया यहाँ लास्ट में सेट हो रहा है, दोनों में अंतर आपका आ जा रहा है।
अब इसके बाद जो है हम लोग इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर्स के बाद फिर बॉन्ड एंगल पे आ जाएंगे, बॉन्ड एंगल्स के बाद फिर इस पे आ जाएंगे, फिर लास्ट में ये इन प्रॉपर्टी पे आएंगे। तो आइए देखते हैं। अभी इसमें जो है बहुत सी चीजें हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, लेकिन पहले आइए स्ट्रक्चर पे देखते हैं। स्ट्रक्चर एंड एंगल, स्ट्रक्चर एंड एंगल, ये तो मालूम ही है कि सबके पास लोन पेयर होता है। आपको मालूम है ना, सबके पास लोन पेयर होता है, सबके पास लोन पेयर होता है। और सबके पास लोन पेयर होने की वजह से नॉर्मली ये भी आपको मालूम होगा कि इनका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा उस सबका कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3। ठीक है, 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर, टोटल कितने, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए। और 4 इलेक्ट्रॉन पेयर की जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, और जो शेप आएगा वो इर्रेगुलर शेप होगा। इर्रेगुलर शेप क्यों होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको अपने बताया है ये किसके आधार पे है, ऑन द बेसिस ऑफ वेस्पर थियरी। ये सब 11 की चीजें हैं भाई। अगर आपको 11 का पढ़ना हो तो इस समय हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाया जा रहा है। हाइब्रिडाइजेशन का आप जो है देखिए, वहां पे जिसको नहीं आ रहा है समझ में, हाइब्रिडाइजेशन इस समय पढ़ाया जा रहा है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट और वेस्पर थियरी पढ़ना हो तो 11th वाली क्लास में आप देख सकते हैं, वहां वीडियो अपलोड होता रहता है। तो अगर हम लोग बात करें ये वेस्पर थियरी, इर्रेगुलर शेप ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ वेस्पर थियरी, तो अगर हम लोग इसको ध्यान दें तो हम लोग ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हाइड्राइड का जो बॉन्ड एंगल है डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। हाइड्राइड का जो बॉन्ड एंगल है वह डिक्रीज कर रहा है डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप कहने का मतलब है इनका जो एंगल है, देखिए अमोनिया का, फॉस्फीन का, आर्सिन का, एंटीमनी का और मतलब स्टीबीन का और बिस्मथीन का दिखाई नहीं दे रहा। और उसका कारण क्या है, कारण सिर्फ और सिर्फ आपको समझना है यहाँ पे क्या, तो ये इसी में आ जाएगा डिस्टेंस से रिलेटेड। तो हम लोग इसी को समझने का प्रयास करते हैं। इतनी बातें आपने लिख ली होंगी, अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, उसी से समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर और ये 3 बॉन्ड हो गया। फास्फोरस के पास भी 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये 3 बॉन्ड हो गया। इनका एंगल आपने कहा 107 डिग्री, ठीक, और इनका एंगल आपने कहा कितना, 93.6 डिग्री। अब यहां पे कह रहा है कि ये एंगल डिक्रीज क्यों कर रहा है, जबकि दोनों का जो है काम एक ही जैसा दिखाई दे रहा है। ये लोन पेयर हो गया, ये भी लोन पेयर हो गया। आपको मालूम है नाइट्रोजन की साइज स्मॉल होती है और फास्फोरस की साइज लार्ज होती है। ये डिफरेंस अभी दिखाई दे रहा है, अभी तो यही अंतर दिखाई दे रहा है, बाकी सभी चीजें तो एक जैसी हैं भाई। नाइट्रोजन का जो है, आपको यहां ध्यान दीजिए, नाइट्रोजन की साइज छोटी है और फास्फोरस की साइज बड़ी है। अब साइज छोटी का कॉन्सेप्ट देखिए, अगर कोई भी चीज, जैसे देखिए ये साइज है, ये साइज, तो यहां बॉन्ड है, यहां बॉन्ड है, यहां बॉन्ड है, यहां बॉन्ड है,
तो इनके बीच की बॉन्ड डिस्टेंस क्या होगी? ये मान लीजिए फास्फोरस है, ये मान लीजिए नाइट्रोजन, ये बॉन्ड डिस्टेंस बता रहे, ये बॉन्ड डिस्टेंस, ये बॉन्ड डिस्टेंस लो होगी क्योंकि नाइट्रोजन साइज छोटी है, और ये बॉन्ड डिस्टेंस हाई होगी। बॉन्ड डिस्टेंस लो यहां पे दिया गया, देखिए ये दिया गया। इसकी बॉन्ड डिस्टेंस आपने बताया है 101.7 पिकोमीटर ना, और इसकी बॉन्ड डिस्टेंस आपने बताया है 141.9 पिकोमीटर। बॉन्ड डिस्टेंस से रिलेटेड ले रहे हैं भाई, ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग इसको ध्यान दें बॉन्ड डिस्टेंस, तो अगर हम लोग यहां पे ध्यान दें, जब बॉन्ड डिस्टेंस लो है तो इनके बीच में रिपल्सिव, अब इसी को ध्यान दीजिएगा, इनके बीच में जो रिपल्सिव इंट्रैक्शन है, ये बॉन्ड डिस्टेंस आपने क्या कहा, बॉन्ड डिस्टेंस लो होगा, तो इनके बीच में रिपल्सिव इंट्रैक्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। रिपल्सिव इंट्रैक्शन इनके बीच में बिटवीन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आर मैक्सिमम। और जब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन, देखिए जैसे ये बॉन्ड बनाया हुआ है ना, ये इस तरह से बॉन्ड बनाया हुआ है, इस तरह से बॉन्ड बनाया हुआ है, जब ये पास पास हैं तो इनमें रिपल्सन ज्यादा होगा, तो ये दूर भागेंगे। जब ये पास पास है तो इनमें रिपल्सन, साइज छोटी है तो साइज छोटी होने पर बॉन्ड डिस्टेंस कम हो गई, और जब बॉन्ड डिस्टेंस कम हो गई तो इनमें रिपल्सिव इंट्रैक्शन ज्यादा होगा, और जब रिपल्सिव इंट्रैक्शन ज्यादा होगा तो ये दूर दूर हो जाएंगे, और जब दूर दूर हो जाएंगे तो इनका एंगल अपने आप क्या हो जाएगा, ज्यादा। और जब पहले से ही ये दूर दूर है, अगर साइज बड़ी है तो पहले से ही दूर दूर है, तो इनमें रिपल्सन कम होगा, यानी एक दूसरे से दूर कम भागेंगे, और इसलिए बॉन्ड एंगल इनका पहले से ही क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे क्या कहा आपने, रिपल्सिव इंट्रैक्शन बिटवीन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आर मैक्सिमम, दैट्स वाई अमोनिया हैव हाई बॉन्ड एंगल, ठीक है। और यहां पे क्या है, बॉन्ड डिस्टेंस हाई है, हाई बॉन्ड डिस्टेंस है, तो रिपल्सन क्या होगा, लो होगा, एंगल क्या होगा, लो होगा। यानी रिपल्सन जो है जितना ज्यादा होगा, रिपल्सन जितना ज्यादा होगा एंगल उतना ही ज्यादा होगा, ये ध्यान रखिएगा। यानी इनके बीच में रिपल्सन ज्यादा हो रहा है, एंगल ज्यादा, इनके बीच में रिपल्सन कम हो रहा है, एंगल कम होगा, ये चीज है। और सबकी ज्योमेट्री जो होगी, इनका जो शेप होगा, इन लोगों का जो शेप होगा सबका कैसा होगा, पिरामिडल, पिरामिडल शेप होता है। सारे हाइड्राइड का जो शेप होगा वो पिरामिडल होगा। पिरामिडल शेप का कारण आपको बताया है, आप इसको देखिए ध्यान से, इन सब को देखिए और इसको देखिए, ये आपका जो है एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ये एक्सोथर्मिक है, और ये सारे के सारे क्या है, एंडो, मतलब अमोनिया के फॉर्मेशन में यहां एनर्जी रिलीज हो रही, अमोनिया के फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज हो रही है, और यहां सब PS3, AS3, SbS3 और BiS3 को बनाने के लिए एनर्जी देनी पड़ रही। इसका मतलब ये ज्यादा स्टेबल होगा। हमने कहा था ना, जिनके लिए एनर्जी रिलीज ज्यादा होगी वो आसानी से सीधे सीधे हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कि अमोनिया जो है ये मोस्ट स्टेबल हो। ड्यूरिंग अमोनिया फॉर्मेशन, ड्यूरिंग अमोनिया फॉर्मेशन एनर्जी रिलीज हैंस क्या होगा, ये इट इज एक्सोथर्मिक,
इट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और एनर्जी ज्यादा रिलीज हो रही, बिकम्स मोर स्टेबल, इसीलिए ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक। और रेस्ट जो है, वाइल रेस्ट हाइड्राइड आर एंडोथर्मिक प्रोसेस, रेस्ट हाइड्राइड फॉर्मेशन आर, रेस्ट हाइड्राइड फॉर्मेशन आर कैसा है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस। जितने भी हाइड्राइड का फॉर्मेशन है वो सब एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ये सब के सब क्या होंगे, लेस स्टेबल होंगे। अब हम लोग इसी हाइड्राइड को जो है ऑब्जर्व करें तो यहां कुछ प्रॉपर्टी निकल के आती है। अगर आपको याद हो तो देखिए यहां पे एक प्रॉपर्टी तो ये निकल के आती है, बेसिक कैरेक्टर जो है वो आपका डिक्रीज करता है, बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है। एक प्रॉपर्टी ये निकल के आएगी अभी। दूसरा आपने स्टेबिलिटी की बताया ना, तो थर्मल स्टेबिलिटी भी डिक्रीज करती, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, ये भी निकल के आ रही है। देखिए अभी आपने कहा ना सबसे ज्यादा कौन स्टेबल है, अमोनिया। और तीसरा जो है थर्मल स्टेबिलिटी अगर डिक्रीज कर रही है तो एक टर्म आता है रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीजेस, रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीजेस। कौन कितनी आसानी से हाइड्रोजन प्रोवाइड कर बात हो रही, ये तीन बातें इससे निकल के आ रही है। ये तीन बातें इससे निकल के आ रही हैं जिनको थर्मल स्टेबिलिटी की बात कही ना, स्टेबिलिटी हमने कहा ये ज्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है। तो अगर हम लोग टॉप टू बॉटम चलते हैं, टॉप टू बॉटम कहा जा रहा है थर्मल स्टेबिलिटी, टीएस लिख दे रहे हैं 60 में, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। क्यों? बिकॉज देखिएगा जो EH है, E का मतलब ANH और BIH, EH बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर रही है, EH बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर रही है। EH बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है यहाँ पे, इंक्रीज कर रही है। और जब EH बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर रही है तो EH बॉन्ड एनर्जी अपने आप क्या, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। EH बॉन्ड एनर्जी वो क्या होगी, डिक्रीज करेगी। ठीक। और जब EH बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज करेगी तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं जो यहां Bi और H बनेगा और जो यहां N और H बनेगा, ये वाला बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा। और इजीली ब्रेक होगा कब, जब आप हीट सप्लाई करें। थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब जब आप हीट सप्लाई करते हैं तो हीट सप्लाई करने के बाद बॉन्ड ब्रेक होता है, बॉन्ड टूट जाता है, उसकी बात हो रही है। तो इजीली ब्रेक होगा तो इसकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, थर्मल स्टेबिलिटी लीस्ट हो जाएगी। और यहां पे ये वाला बॉन्ड आसानी से ये स्टेबल रहेगा, तो ये क्या हो गया, थर्मली मोर स्टेबल, ये थर्मली मोर स्टेबल। ठीक। अब आप जानते हैं थर्मल स्टेबिलिटी और रिड्यूसिंग कैरेक्टर एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। थर्मल स्टेबिलिटी और रिड्यूसिंग कैरेक्टर, रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या होता है ये भी समझ लीजिए। रिड्यूसिंग कैरेक्टर का मतलब टेंडेंसी टू गिवन अप हाइड्रोजन, टेंडेंसी टू गिवन अप हाइड्रोजन। ठीक है भाई, कौन कितनी आसानी से हाइड्रोजन रिलीज करता है, तो जो जितनी आसानी से हाइड्रोजन रिलीज करेगा उसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। तो इसका मतलब है इन सभी में अगर आप ध्यान दीजिए, ये वाला बॉन्ड जल्दी टूट रहा है, ध्यान दीजिए ये वाला बॉन्ड जल्दी टूट रहा है नहीं,
अगर ये वाला ज्यादा जल्दी टूट रहा है तो हम लोग एक और बात कह सकते हैं, टॉप टू बॉटम थर्मल स्टेबिलिटी। अगर थर्मल स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, थर्मल स्टेबिलिटी और रिड्यूसिंग कैरेक्टर एक दूसरे के इनवर्स हो, यानी हम लोग कह सकते हैं सीधे सीधे रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीजेस टॉप टू बॉटम बिकॉज थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो रहा है, डिक्रीजेस। ठीक है, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज कर रहा है। इस आधार पे हम लोग कह सकते हैं हेंस वी कैन से दैट BiS3 जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है एमंग हाइड्राइड। जितने भी हाइड्राइड होते हैं उनमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इस चीज को हम लोग इससे ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक, तो इसका मतलब थर्मल स्टेबिलिटी अगर घट रहा है तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि Bi और H का बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, आसानी से टूटेगा, H या H+ के रूप में आसानी से रिलीज होगा, उसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी उतना ही तेजी से बढ़ेगा। एक ये हो गया। तो दो चीजें तो हमने बता दिया। ये देखिए बेसिक स्ट्रेंथ, आपने कहा बेसिक स्ट्रेंथ जो होता है वो क्या होता है, डिक्रीज कर रहा है। तो अगर आप ध्यान दीजिए अमोनिया की बात करते हैं, यही तो लिया था, और PS3, ये भी क्वेश्चन खूब आता है। ठीक, अब ध्यान दीजिए, नाइट्रोजन को ही लेकर समझाने का प्रयास करते हैं, उसी से आपको आइडिया हो जाए। नाइट्रोजन की साइज क्या है, स्मॉल है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है, इसमें जो नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी वो मैक्सिमम होगी, और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी तो ये टेंडेंसी टू डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, टेंडेंसी टू डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। टेंडेंसी टू डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होगा, और इसी वजह से ये मोस्ट लुईस बेस होता है। यानी नाइट्रोजन की साइज छोटी है, नाइट्रोजन की साइज छोटी होने की वजह से ये अपने लोन पेयर को आसानी से डोनेट करेगा, और जब डोनेट करेगा तो इस वजह से ये स्ट्रांग बेस होता है। और जैसे जैसे साइज बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, जैसे जैसे साइज बढ़ेगी साइज ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेस, साइज ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेस। अगर एलिमेंट की साइज इंक्रीज कर रही है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो हो जाएगी तो टेंडेंसी टू डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, डिक्रीज है। और जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी डिक्रीज करेगी तो हम लोग सीधे सीधे कह सकते हैं क्या चीज, बेसिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, बेसिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। इस तरह से हम लोग इस चीज को, इतना बातों को समझा सकते हैं और ऑब्जर्व भी कर सकते हैं अगर आप समझने का प्रयास करें तो। अब देखिए, अभी हमने आपसे यहां पे कहा था NH बॉन्ड स्ट्रांग है, थर्मली मोर स्टेबल है। ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी से भी आप पता कर सकते हैं। देखिए जो EH बॉन्ड की डिस्टेंस है अमोनिया में, अमोनिया की EH बॉन्ड डिस्टेंस, देखिए बॉन्ड एनर्जी जो है, ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है भाई EH की, तो यहाँ पे 389 है। तो ये आप देखिए NH बॉन्ड ज्यादा स्टेबल है, इसलिए थर्मली मोर स्टेबल है। और आप बिस्मथीन को देखिए, बिस्मथीन का जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो 255 है, इसलिए जल्दी टूटेगा। जल्दी टूटेगा तो आसानी से क्या रिलीज करेगा, हाइड्रोजन रिलीज करेगा। तो हाइड्रोजन रिलीज करेगा, थर्मली लेस स्टेबल हुआ और स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है भाई, इतनी बातों। नेक्स्ट, थैंक यू।
अगेन थैंक यू।